ये मैं कह सकता हूं कि जो अभी पुलिस का नेटवर्क है वो तगड़ा हुआ है। लोगों की अप्रोच भी, जो जाने की मार्ग भी बने हैं, पुलिस पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। और जो लोग बहुत सारे लोग जो भटक जाते थे या जिनको लगता था यही एक मार्ग है, उनको आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारे अभियान चला के ये विश्वास दिलाया है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारे लोगों को भर्ती किया है, आप लोगों ने अपने सहयोगी बनाए हैं, उनका पुनर्वास किया है, उनके बच्चों के पढ़ने लिखने की बेहतर सुविधा की है। तो एक जो पुलिस मित्र होती है या प्रशासन मित्र होता है, वो भूमिका कहीं आप लोगों ने एक पॉजिटिव भूमिका निभाई, उसके ये प्रतिफल है। हम 7-8 बड़े ऑपरेशन किए हैं। 6 ऑपरेशन में कम से कम 5 नक्सली, टोटल 34 नक्सली मारे हैं। तो जब जवान आज खड़े होकर ऑपरेशन के लिए निकलता है तो उसे पता है कि पिछले 8 में से 6 बार हमने 6 नक्सली मारे हैं। उनके परिवार को पता है कि पिछले 8 में से 6 बार मेरे लड़के ने, पति ने नक्सलियों को मारा है। भरोसा बढ़ता है। तो वो एक जो मानसिक मोमेंटम है वो हमारा, जो मेंटल मोमेंटम है वो हमारे साइड में है। नक्सली के साइड में क्या है, नक्सली पहले अगर 2005 से लेकर या फिर 2000 से लेकर अभी तक का गणित देखा जाए, गणित वैसे डिह्यूमनाइज करता है बट गणित देखा जाए तो हमने एक्स नक्सली मारे हैं। तो नक्सलियों ने भी हमें बहुत सारी शहादतें दी हैं। वो रेशियो बहुत हमारे फेवर में है। पिछले 3-4 महीने में सिर्फ नारायणपुर नहीं, पूरे बस्तर में हमने 150 नक्सली मारे हैं। हमें 3-4 शहादतें देनी पड़ी है। लेकिन तो ये जो मोमेंटम बना है, जो टैक्टिक्स बना है, पुश बहुत अच्छा मिला हुआ है। ये मेंटली सबको हार्म कर रहा है। जो नक्सली एक डेरा में 6 महीने बैठ के टैक्टिक्स बनाता था कि मुझे क्या करना है, उसे हर 6 घंटे में डेरा बदलना पड़ रहा है। वो आपस में बातचीत नहीं कर पा रहा है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो वो खुद स्थिर नहीं है। उसके दूसरे कैडर को पता नहीं कि उसका कैडर कहाँ पे है। उसे नहीं पता है कि मैं कहाँ जा सकता हूँ। और जब तक वो सोच रहा है तब तक हम दूसरी बार चले जा रहे हैं। 6 हफ्ते में हमने 6 ऑपरेशन किए थे और 6 में हमने सफलता मिली है। तो इसमें ये बताना जरूरी, जो पिछले कुछ समय में और उससे पहले भी दूसरे जिलों में हुआ है, कि मोमेंटम अपने साथ रखना है। एक ब्रेक लगने के बाद, कार चलाते हैं बहुत स्पीड में हम चलते रहते हैं, एक ब्रेक लगने के बाद दोबारा बनाना पड़ता है। दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं आने देंगे, ये कोशिश है हमारी। तो नक्सलवाद का जो डिबेट है वो इस चीज़ में भटक जाता है कि हम नक्सली वर्सेस पुलिस में फंस जाते हैं। लोग छुप जाते हैं। ठीक है। एल्विन वरियर ने लिखा है मारिया इन देयर घोटुल, उनकी बहुत बड़ी फेमस बुक है। उन्होंने लिखा है, मैं अभी कुछ दिनों पहले पढ़ भी रहा था, कि आज से 70 साल पहले नारायणपुर से पश्चिम सोनपुर मसपरी से होते हुए छोटे बेटे तक बस जाती थी। हमें ये समझना होगा कि नक्सलवाद नक्सली वर्सेस पुलिस है ही नहीं। ये नक्सल, तो लोगों के लिए नक्सलवाद का क्या मतलब है? लोगों के लिए नक्सलवाद का मतलब ये है कि जो बंदा साइकिल से यहाँ से छोटे बेटिया जा पाता था या कुतुल जा पाता था, अब नहीं जा पा रहा है आज। तो पुलिस को और प्रशासन को क्या करना है? पुलिस को और प्रशासन को ये करना है कि कुतुल में खड़ा कर वो साइकिल की एक पैडल मारे तो वो नारायणपुर पहुँच जाए। वो रोड बनानी है। ये पुलिस की बात ही नहीं है, गन की बात ही नहीं है। और वैसी अगर साइकिल की दिशा बदलाए और दूसरी तरफ पैडल मारे तो महाराष्ट्र पहुँच जाए। ये बदलाव आ रहा है। अभी तक हम कुतुल से जस्ट 10 किलोमीटर पहले मोदी तक पहुँचे, हम कुतुल तक भी पहुँचेंगे। और क्या लोगों के जीवन में क्या अंतर आएगा जब हम नक्सलवाद से लड़ेंगे? मीडिया के लिए क्या अंतर आएगा? आप अपने मीडिया कर्मी से पूछिएगा, नारायणपुर के मीडिया कर्मी से पूछिएगा, वो जा नहीं सकते कुतुल, वो जा पाएंगे। ये जो कार्यक्रम हम आज नारायणपुर में कर रहे हैं, ये हम कुतुल में क्यों नहीं कर सकते? आपके पास आज़ादी नहीं है, मेरे पास डाउट्स है कि मैं आपको सुरक्षित लेके जा सकता हूँ कि नहीं। ये बदलाव भी आएगा। एक लड़की अभी जब पुरस्कार लेने आई थी, हमने पूछा था आपका गाँव कहाँ है? बोली कुतुल। कौन से पारा? बोली नहीं पता। कब गई हो? 10 साल हो गए। तो वापस कुतुल जाएगी। कुतुल से जिनको भगाया गया है, गारपा से जिनको भगाया गया, वो सब वापस अपने गांव और अपने खेत में जा पाएंगे। तो ये लड़ाई उन्हीं गांव वालों, उन्हीं आदिवासियों और नक्सलियों के बीच में है। इस चीज में ये पूरा डिबेट ही भटक जाता है कि पुलिस वर्सेस नक्सली। तो पुलिस ने क्या किया, नक्सली ने क्या किया, नक्सली ने पुलिस के साथ क्या किया और पुलिस ने नक्सली के साथ क्या किया, ये साइडलाइन होना चाहिए। ठीक है, पुलिस बहुत जल्दी निकल जाएगी और वही हमारा मकसद है कि भर्तियाँ कम हो जाए, बंदूकें कोत में चली जाए, ऑपरेशन कम हो जाए। तो वो फाइनल मकसद है, लेकिन इस डिबेट में फंसना नहीं है। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। ये एक अलग तरह की सोच और ये भी है कि किस तरह से लोग इसको उलझा देते हैं। और हम ये देखते हैं कि जो लोग बाहर से देखते हैं बस्तर को या नारायणपुर को या सुकमा को, उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती कि वो समझते नहीं हैं। मैं, हमारे जो साथ फॉरेस्ट के डीएफओ साहब हैं, चूँकि ये बड़ा वन क्षेत्र है, कई बार ये बात आती है कि ये जल जंगल जमीन की लड़ाई है। ये बात बहुत बार जो बहुत सारे एनजीओज होते हैं वो कहते हैं कि साहब ये एक आदिवासी को क्या चाहिए, उसको अपना जंगल चाहिए, जमीन चाहिए, जल चाहिए। और कहीं ना कहीं जो माओवादी हैं
वो इनकी उस लड़ाई में उनके साथ हैं। अब जब आप जंगल में हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो आपको किस तरह की चुनौती जंगल में आती है? पहले सभी को नमस्कार। यहाँ नारायणपुर में मैं लगभग छत्तीसगढ़ से 2019 से आया हूँ। मैं तमिलनाडु से रहने वाला हूँ। काफ़ी मैं फॉरेस्ट्री तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया हूँ। सो तमिलनाडु के हिसाब से ये मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसा काम करता है पूरा जान के आया था। बट जब ट्रेनिंग हुआ देहरादून, उसके बाद इधर आने के बाद छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सोच ही अलग है। वहाँ तमिलनाडु में ऐसा था, जो जंगल अंदर घुसते हैं उसको पीओआर कर देते थे। कोई भी अंदर इजीली जा नहीं सकता था। कोई निस्तार जो वनोपज खरीदी करते हैं, निस्तार का जो करते हैं, वो इतना आसान से कहीं नहीं होता है कंपेयर टू छत्तीसगढ़ में फिर भी काफ़ी प्रो पीपल है। सो यही रीज़न है जंगल ज़मीन का कॉन्सेप्ट के लेकर ही हम लोग भी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दूसरा स्टेट्स के हिसाब से। सो इसके हिसाब से अभी वन प्रबंधन समिति 1990s में जो गठन हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ जोड़ने के लिए हर बीट गार्ड हर महीने में एक समिति का बैठक लेना है। उनको जो कमियां रहता है, गांव का क्या क्या ज़रूरत रहता है, कैसे कैसे वनों को कंजर्व किया जाता है, और गांव में कुछ ज़रूरत पड़ता है। मतलब निस्तार का जो घर में लकड़ी वगैरह छोटा बहुत वो ज़रूरी रहता है, वो निस्तार डिपो से भी लेना, कैसे इस पर करना। रोज़गार का भी बहुत काम का रिक्वायरमेंट रहता है। और वनोपज का कर दी, खासकर लास्ट 4 साल में आप देखेंगे वनोपज का एमएसपी रेट्स 65 वनोपज रेट्स का हम लोग तय किए हैं। उसमें रोज़गार का भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। बट फाइनल ये आता है जंगल ज़मीन का मैनेजमेंट का कौन करेगा, उसमें इश्यूज आ रहा है। उसमें एफआरए एक्ट के बाद भी काफ़ी अपने हिसाब से कम्युनिटी राइट्स दिया गया है। उसमें भी लोगों को पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट में भी उनका साथ में हम लोग मिलके उसको मैनेज करने के लिए भी आगे कदम लिया जा रहा है। जी कलेक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे ये 2 ब्लॉक का जिला है, पर अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी क्षेत्र हैं जहाँ नहीं जा पाते, जहाँ की पंचायतों में, जबकि पंचायतों को पंचायती राज अधिनियम में बहुत पावरफुल हैं और पंचायत को सीधे पैसे मिलता है, तो जहाँ पे लोग नहीं जा पाते, जैसे एक बच्ची बता रही कि वो 10 साल से अपने गांव नहीं गई है और एसपी साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि इस बार तुम मेरे साथ चलना, ये बहुत एक पॉजिटिव बातचीत है। तो वो पंचायतें जहाँ पर लोग नहीं जा पा रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि भी उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ का मैनेजमेंट, वहाँ का आर्थिक गतिविधियां कैसे चलती हैं? लोग कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो बहुत बार ये भी लोग कहते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी जो एक बार पदस्थ हो जाते हैं वो जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत सारी एडवांटेज ये मिलता है कि वो कहते हैं कि अंदर की गतिविधियों में भाई हम जा नहीं सकते, इसलिए कोई पुलिया सड़क बनी कि नहीं बनी, काम हुआ कि नहीं हुआ, ये बहुत सारी बातें होती। तो उसको आप किस तरह से पंचायती राज की व्यवस्था को, या डायरेक्ट जहां पैसा जा रहा है उसमें किस तरह से कंट्रोल करते हैं? एक्चुअली जो अबुझमाड़ क्षेत्र है नारायणपुर जिले के, ये बहुत ही पहुंचविहीन क्षेत्र है, असर्वेक्षित इलाका है। एक्चुअली इधर सड़क मार्गों का पहुंच होना जरूरी है। प्रॉब्लम ये है, तो ये सड़क जो है अभी तेज़ी से काम चल रहा है। आपका नियत नैलनार में भी आप देख रहे हैं कि 3 हमारे जो कैंप्स बने हैं नियतनार के, उसमें 14 विलेज को आधुनिक सुविधाएं, 52 प्रकार की सुविधाएं वहाँ हम ये कर रहे हैं। अभी हमने 50% काम कर चुका वहाँ पे, और ये गांव विकसित होंगे और इसी तरह से आगे पूरे एरिया को कवर किया जाएगा। कैंप्स स्थापित होते जाएंगे और इस तरह से डेवलपमेंट को भी हम नीचे तक, हर गांव तक ले जाएंगे। और धीरे से आपका जो कनेक्टिविटी की बात आया था, अभी 356 हमारा स्वीकृत हुआ है ये जियो टावर्स का, वो भी इस दिशा में भी हमारा 55-56 अभी काम हो चुका है। उसको भी पूरा एरिया को हम नेटवर्क से वो करेंगे, पूरा मतलब अंदर तक ये बात जाएगा। उसके अलावा विद्युतीकरण को भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि
ग्राम पंचायत लेवल में और गांव-गांव में छोटे छोटे बहुत ही अच्छा जल संरचनाएं हैं जो बाढ़ रूप में नहीं लेता, लेकिन छोटे छोटे झरने हैं, साल भर जीवित रहता है। उसको हम रोकेंगे और वहाँ पे एक छोटा सा एनिकेट बनेगा जहाँ पे इस दिशा में भी हम काम चल रहा है। जैसे नाला को एक नहर की तरह ही नाला है जो 12 महीना बहुत कुछ जीवित रहते हैं, उसको हम रोकेंगे, 19 तारीख के काम आएगा। और एक जगह और रोकेंगे जहाँ पर पशुओं को पीने के लिए होगा, और एक ऐसा जहाँ पे अपन एनिकेट रोकना चाहते हैं जहाँ पे खेती खार होता है तो वो डबल टिबल फसल ले सकता है, और वो इस तरह का जल संरक्षण को हम स्टोर करने के साथ वो वाटर लेवल को भी मेंटेन करेगा, जो हैंडपम्प वगैरह का। इस दिशा में भी ये इस मामले में नारायणपुर बहुत ही संपन्न इलाका है जिसको इस दिशा में काम करेंगे। और औद्यानिकी फसल के लिए भी यहाँ की मिट्टी आओ हवा बहुत ये है, इसीलिए हम लोगों ने फल वृक्ष को हमने तेजी से अभी शहर में ही हमने 10,000 फलदार पेड़ लगा लिए, नारियल और अन्य। तो ये नियत नीलनार में भी और पूरे इलाके में भी हम फलदार पेड़ लगाने का अभियान चला रखा है। इससे क्या होगा कि उनके जो फल होंगे वो जीविकोपार्जन माने जीविकोपार्जन के उनकी आर्थिक स्रोत में भी इजाफा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। शशिका नंदन जी, आपसे एक सवाल है। अभी बातचीत में जैसे आपने बताया आप तमिलनाडु से ताल्लुकात रखते हैं और उसके बाद में आप छत्तीसगढ़ आते हैं, आपकी पोस्टिंग यहाँ पर होती है, और छत्तीसगढ़ में आने के बाद आपको बस्तर का जिम्मा मिलता है। बस्तर जिसका ज़्यादातर इलाका वनांचल है, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आपको नहीं लगता कि जितनी बड़ी आपको जिम्मेदारी मिली, क्या उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं, या कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल, नारायणपुर आने में मेरे को बहुत खुश हुआ है। ऐसा नहीं है मतलब ये कहा दूर इलाके में आ गया, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ है। क्यों, मेरे को लोगों के साथ आज मिलके काम करने के बहुत ही ज़्यादा स्कोप है इधर। दूसरा जिला में अगर मान लो रायपुर सर्कल और बिलासपुर उस एरिया में जाएंगे, ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, लोग विकसित हुए पर और बहुत आगे जा चुके हैं। इधर लोगों के साथ हैंड होल्डिंग करके और काम करने के लिए मौका ज़्यादा मिल रहा है। ये मौका काफ़ी बहुत कम लोगों को मिलता है, उसी तौर पे मैं इसको देख रहा हूँ। एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भी, बहुत लर्निंग लेसन है इधर आके काम एक दो साल जो करूँगा, बट ये इसका जो लेसन लाइफ लेसन मिलता है वो काफ़ी बड़ा है। प्रभात जी, आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल है। चूंकि वनांचल का जिक्र अभी यहाँ पर हुआ है, तो ऐसे में वाकई ये बात है कि बड़ा हिस्सा वनांचल है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी, आदिवासी तबके के लोग जो है वो वहाँ पर रहते हैं। जब नियत नैलानार या कोई ऐसी शुरुआत होती है जहाँ पर पुलिस या ज़िला प्रशासन के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो विश्वास कैसे कायम किया जाता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बीहड़ अंचल के जो रहने वाले जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो आदिवासी तबके के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं डरते हैं या असमंजस में रहते हैं आपके साथ वार्तालाप, बातचीत स्थापित करने के लिए। तो उस बातचीत को कैसे स्थापित किया जाता है, या कैसे और कितनी चुनौतियां आती है वहां पर? चुनौतियां है, समझना बहुत जरूरी, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आदिवासी बहुत जागरूक है, उनको अपने राइट्स पता है। और ख़ास करके नारायणपुर में यहाँ पर आदिवासी बहुत शिक्षित भी हैं। रामकृष्ण मिशन ने बहुत अच्छा भी काम किया है, तो बाकी जिलों से नारायणपुर में आदिवासी अपने राइट्स को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है। अवसर क्या वेट कर रहे थे। दूसरी चीज़ है कि अब विकास के कार्यक्रम जा रहे हैं, जिला प्रशासन और पुलिस लेके जा रही है, तो उनका रिएक्शन कैसा है। तो तीन चीज़ें हैं। बहुत कम ऐसे आदिवासी बहुत अंदर के जंगल में ग्रामीण ऐसे बच गए जिनका नक्सलियों के विचारधारा पे विश्वास रह गया। विश्वास तो नक्सलियों का खुद के अपने विचारधारा पे नहीं रह गया है, उनके लीडर्स का भी नहीं रह गया, तो विश्वास तो बहुत कम है नक्सलियों पे। अब बचा है कि वो नक्सलियों का डर, उनका विश्वास तो खत्म हो गया, उनके अंदर नक्सलियों का डर है, और फिर उनको प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर विश्वास बनाना है। तो मैं, जो मेरा अनुभव रहा है, 5 महीने हुए मुझे अभी बस यहाँ मुझे मेरा ये अनुभव रहा है कि लोग तैयार बैठे हैं विश्वास करने के लिए, और बहुत हद तक मेजॉरिटी में, बहुमत में लोग तैयार बैठे हैं। लोग एकदम तंग आ गए हैं नक्सलियों के डर, और डर को अगर वो भूल भी गए थे तो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। लोग तैयार बैठे हैं, विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, पहुँच रहे हैं। मसपुर गाँव में आपके जो मीडिया कर्मी है वो जाकर देखे हैं। मसपुर गाँव में पहली रोड शायद 30-40 साल पहुँची है, नदी में पुल बना है, बिजली पहुंच गई है, अस्पताल खुल गया है। मसपुर की एक लड़की यहाँ पर थोड़ी देर पहले पुरस्कार लेकर गई है।
और बहुत जल्दी हम गारपा पहुँचेंगे, 1 साल के अंदर हम छोटे बेटिया पहुँचेंगे। अंदर में लोग नक्सलियों से त्रस्त हैं, ठीक है, उन्हें बस इंतज़ार था। तो वो उनको हिचक यहाँ नहीं है, मतलब मैंने देखा था सुकमा में मैं काम किया, वहाँ पे थोड़ा हिचक था, वहाँ पे नक्सलियों का प्रभाव ज़्यादा है। यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं वो, और विश्वास है उनको प्रशासन के ऊपर, नक्सलियों का डर खत्म है, विश्वास तो खत्म है ही। अभी आप एक बात कह रहे थे, बहुत वो थोड़ी वैचारिक बात है कि जो नक्सलवाद है वो जहाँ से प्रारंभ हुआ, और वो वैचारिक समझ को लेकर कुछ लोग आए थे और उन्होंने इसको लेकर कहा, एक नए तरह का सोच उन्होंने माओ के माध्यम से कहा कि भाई क्रांति जो है वो वोट से नहीं होगी, वो बंदूक से होगी। पर धीरे धीरे वो वहाँ से भी खत्म होते गए और उनको एक उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये वाली जगह मिली जहाँ पर वो धीरे धीरे अपनी चीज़ें बढ़ाते गए। अब ये कहा जा रहा है, अभी मैं एक रायपुर में इस पर एक बड़ा सेमिनार हुआ था, उसमें कुछ विद्वान जन आए थे दिल्ली विल्ली से भी, वो कह रहे हैं कि इनका जो पुराना नेतृत्व था वो अब या तो खत्म हो गया है या वो वृद्ध हो गया है, बीमार हो गया है। अब जो लंपटों की भीड़ है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि उनके पास वैचारिक समझ नहीं है, वो लेवी वसूल कर रहे हैं, जैसे कुछ शहरी बदमाश होते हैं जो पैसे वसूलते हैं, ये बात हो रही थी। तो जो आप कह रहे थे, लोग ये भी कह रहे थे कि अगर उनके बीच पहुंचेंगे तो उनका भय खत्म होगा, और सरकार जिस तरह से अभी काम कर रही है या प्रशासन काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस भय को खत्म करने का काम है, जिसके लिए अब थोड़ी सफलता मिल रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? आपके पूरे वक्तव्य में सवाल में मैंने 3 शब्द चुना, विकास, बंदूक और विश्वास। तो इनकी जो भी विचारधारा कभी रही होगी और जिस तरह से आई थी, वो तो इसी बात पे आई थी कि विकास नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और सबसे पहले तो उसी पे पीछे चले गए हैं कि वो विकास की परियोजना को ही रोक रहे हैं। हाँ, ठीक है, जब उनका अपने जीवन पे, अपने अस्तित्व पे खतरा आया, विकास ही तो उनका खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही विकास उनके अस्तित्व पे खतरा है, तो उसी विकास को रोक रहे ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। तो विकास तो अब कहीं रह ही नहीं गया, इनके पूरे विचारधारा में ये नहीं रहा कि विकास है नहीं, विकास आनी चाहिए, विकास लेकर जा रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। दूसरी बात है कि इनकी जो विचारधारा है उस पर विश्वास किसका है। तो पूरे नक्सलवाद में जो भी कैडर ऊपर से नीचे तक, मैं उनको 3 भाग में बांटता हूँ। ऊपर के कैडर जो कि छत्तीसगढ़ के हैं ही नहीं है, बाहर के राज्यों के हैं, कहीं के भी हैं, पड़ोस के राज्यों के, बाहर के राज्यों के, यहाँ के हैं नहीं। और बीच के कैडर जो बंदूक लेकर घूम रहे हैं, और बहुत नीचे के मिलिशिया जो गांव वाले हैं, जो किसी तरह से फंस गए हैं इसमें। जो सबसे ऊपर का कैडर है ना, उसका विश्वास खुद के विचारधारा पे हिल गया है। वो जिद में है कि 40 साल मैंने दे दिया है, 10 साल देना है, मर जाना है। वो अपने घमंड में और अपने जिद में इस विचारधारा पे फंसा हुआ है। जो बीच का कैडर है उसको बंदूक का घमंड है, उसके पास बंदूक है। ऊपर वाला तो लड़ता नहीं है, इवन if उसके पास बंदूक है वो लड़ता नहीं। तो बीच वाला बंदूक के घमंड में है, और जो नीचे वाला है वो डर में है कि मैं जाऊं कैसे। उसको दूसरा पहलू चाहिए, सिक्के का दूसरा पहलू उसके पास आ नहीं रहा था, आएगा भरोसा जो भी है। सिक्का का दूसरा पहलू आ रहा है, भरोसा बन रहा है, नीचे वालों का डर खत्म हो रहा है, बीच वाले बंदूक वाले का भरोसा जीतना है, और ऊपर वाले तो ऐसे भी विचारधारा पे उनका विश्वास बचा नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हैं, विकास और विश्वास, विचारधारा पे विश्वास। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बंदूक। आपने बोला कि बदलाव बंदूक से आएगी, समझना है बंदूक किस लिए है। जो जन धारणा है, बंदूक नक्सलियों के पास है पुलिस से लड़ने के लिए, बंदूक नक्सलियों के पास पुलिस से लड़ने के लिए नहीं है। बंदूक उसके पास इसलिए क्योंकि वो बंदूक लेकर जब 2 लड़का, 2 इंसान, 2 नक्सली एक गांव में खड़ा होता है तो बोलता है मैं नेता हूँ। फिर जब सबको बोलता है तू आकर यहाँ बैठ, तो सब आकर बैठते हैं उस बंदूक के डर से। फिर जब उसको बोलता है यही जन अदालत है, तो गांव वाले मानते हैं यही जन अदालत है। फिर उसी बंदूक के डर से बोलता है ये मुखबिर है, इसने गलत किया है, तो सब मानते हैं। फिर उसको मारता है, और जब उसको मारता है तो उसका अपना भाई या फिर पड़ोसी भी मना नहीं करता है। तो बंदूक उसके लिए है। बंदूक किस लिए? उसी बंदूक के डर से गांव वालों को धरने में भेजना है और बोलना है कि रोड आगे नहीं बढ़ने देना है, बिजली नहीं आने देनी है, टावर नहीं आने देना है। बंदूक उसके लिए। पुलिस के लिए कहाँ बंदूक? लड़ ही नहीं सकते, वो लड़ ही नहीं सकते, उनका काम ही है भागना। तो बंदूक के इस डायनामिक्स को समझना बहुत जरूरी है कि नक्सलियों के पास बंदूक उनके बचाव के लिए नहीं है, पुलिस से लड़ाई के लिए नहीं है। इसी बंदूक के डर पे तो पूरी उनकी विचारधारा अगर है तो बनी हुई है। तो इन तीनों चीज़ों पे मैंने अपनी टिप्पणी दी है कि विकास से उनकी मेन लड़ाई है, पुलिस से है नहीं, और विश्वास उनका अपने विचारधारा पे भी है नहीं, और बंदूक पुलिस के लिए नहीं है, सरकार के लिए नहीं है, उसी गांव वालों को डराने के लिए है। पिछले 6 महीने में 70 से 80 गांव वालों को उन लोगों ने मारा है पूरे बस्तर में। क्या बोलकर कि मुखबिर हो? 70 से 80 पुलिस वाले तो नहीं मारे, 2, 3, 4 पुलिस वाले मरे, शहीद हुए हैं। तो बंदूक पुलिस के लिए नहीं है। जी कलेक्टर साहब, एक बात है कि जब भी बात होती बस्तर की संस्कृति की बात होती है, और ख़ास करके जब मैं नारायणपुर में हूँ
तो एक बात होती घोटुल की, बहुत लेके इसको बहुत विवाद मचा है। और कुछ लोगों का मानना है जो पढ़ लिख गए हैं, जो बोलते हैं कि हम मुख्य धारा में हैं, वो बहुत सारी संस्कृति को अलग तरह से देखते हैं और उनको लगता है कि ये इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर जिसकी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, अगर वो उसको मानते हैं तो उसमें बाकी लोग कौन होते हैं ये तय करने वाले कि मैं मारवाड़ियों के त्यौहार मनाऊं कि मैं पंजाबियों के त्यौहार मनाऊं। मेरे अपने देवी देवता हैं, मेरे अपने रहन सहन के तौर तरीके हैं और उसमें बहुत सारे लोग अब हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये दो तरह के टकराव की बात मैं अक्सर पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ। इसको आप किस तरह से देखते हैं? घोटुल जो है वो उनके परंपरा, सांस्कृतिक विचारधारा, गांव की परंपरा, देवी देवता, ये सारी चीज़ों को और सामाजिक परंपरा आदि के ये के लिए और सांस्कृतिक परंपरा, ये सारी चीज़ों के जागरण के लिए ये घोटुल है। और वहाँ पे वो तो अपनी एक लाइफ है ट्राइबल की, अपना एक परंपरा की, कहने वाला कहते रहे कैसा है, लेकिन ये संस्कृति को बचा के रखने का एक वो है, केंद्र है कि ये इससे उनके जो मूल्य हैं, विचारधारा हैं, ये सारे गांव के लोगों को उनको पुराने द्वारा सिखाया जाता है, जानकारी दिया जाता है। यही उनके कल्चर, सारी चीज़ों को संरक्षित रखने का एक केंद्र है। जी, सवाल फिर वही है कि बहुत सारे हम लोग कर सकते हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं, पर अपनी एक समय सीमा भी होती है। आप लोग भी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं।